निम्न प्रणाम, राम राम, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से शब्दवाणी क्लासेज पर। तो अपन जो अपनी चर्चा चल रही थी वो मुख्य रूप से एनसीईआरटी के ऊपर चल रही थी। एनसीईआरटी में भी जो क्लास 8वीं की हमारा अतीत की किताब थी उस पर अपनी चर्चा चल रही थी। और उसमें अपन ने जो अपने 4 पाठ है, 4 अध्याय है, उनको कंप्लीट कर लिया है। और सिर्फ कंप्लीट ही नहीं किया है, इतने अच्छे तरीके से कंप्लीट किया है कि हर उस चीज को मैंने आपके दिमाग तक पहुंचाने का प्रयास किया जो परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी हो। अब जो छोटे छोटे बच्चे जुड़ रहे हैं अपन से, तो उनको मैं ये सब चीजें बड़े ही सरल स्वभाव से और बड़े ही सरलतम तरीके से सिखा रहा हूं, ताकि वो समझ सके कि ये जो किताब में जो बात हो रही है दीकुओं के बारे में, कंपनी के बारे में, ये सब क्या है। इनके बारे में जानकारी मैं बड़े ही एकदम कहूं तो सरल स्वभाव में आपको दे रहा हूं। इसी तरह पढ़ते पढ़ते अपन एनसीईआरटी की जितनी भी किताबें हैं उन सब तक पहुंच करेंगे, उन सबको पढ़ेंगे। और एक थोड़ा मेरे दिमाग में एक और चीज आ रही है, मैं आपको बता दूं कि अपन क्या करेंगे। जो एनसीईआरटी की किताबें हैं, जैसे ही हमारा अतीत जो 8वीं की किताब है ये कंप्लीट होगी, अपन आसपास के क्षेत्र से अगर कोई आप में से भी इच्छुक है तो क्लास 8वीं के एक बच्चे को लेंगे और उसको हमारा अतीत की जो किताब है, जो अपना डेली वीडियो देखता है, जो डेली अपनी क्लास देखता है, उस बच्चों को ही लेंगे। और फिर शब्दवाणी क्लासेस के माध्यम से आमने सामने बैठकर मैं उसको क्लास 8वीं के एनसीईआरटी में से क्वेश्चन पूछूंगा और वो सामने बैठकर उसका जवाब देगा। एकदम जो कौन बनेगा करोड़पति उस प्रकार का अपन शो रखेंगे, जिसमें करोड़ों रुपए तो नहीं दे पाऊंगा, लेकिन जरूर अपन कुछ इनाम की भी घोषणा करेंगे। एकदम मजा आएगा उस वीडियो में जब आप वो क्लास देखोगे। तो जो भी बच्चे ये अपने एनसीईआरटी की क्लास देख रहे हैं, जो क्लास 8वीं के, उनसे मैं विशेष अनुरोध करता हूं कि आप प्रत्येक वीडियो को देखिए, प्रत्येक क्लास को देखिए, और जो प्रत्येक अपन जो क्वेश्चन की सीरीज चला रहे हैं उसको भी देखिए, ताकि जब आप मेरे आमने सामने होंगे, आपका वीडियो है, आपकी जो यहां पर अपनी जो क्लास रिकॉर्ड की जाएगी, वो आपकी जब शब्दवाणी क्लासेस पर अपलोड की जाएगी तो पूरे भारत ही नहीं पूरे विश्व तक आपका नाम और आपका चेहरा जाएगा। तो इसलिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मैं एकदम सरलतम भाव से पढ़ा रहा हूं, तो आप भी एकदम मन लगाकर इन चीजों को देखिए। अब अपन ने क्या क्या चीजें पढ़ ली थी। अपन ने जो अपना पहला अध्याय था, कैसे, कब और कहां, उसके बारे में अध्याय कर लिया, अध्ययन कर लिया। फिर अपना दूसरा पार्ट कौन सा, कंपनी, व्यापार से साम्राज्य तक। फिर तीसरा अध्याय कौन सा था, तीसरा अध्याय था ग्रामीण क्षेत्रों पर कंपनी ने किस प्रकार शासन चलाया। फिर चौथा, आदिवासी, दीकू और एक
स्वर्ण युग की कल्पना। अपन इन चारों अध्यायों के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। कैसे, कब और कहां कंपनी व्यापार से लेकर साम्राज्य तक ग्रामीण क्षेत्रों पर कंपनी ने किस प्रकार शासन चलाया। फिर आदिवासी है, दीकू है, दीकू जो आदिवासी थे वो अपने विरोधियों को दीकू मानते थे, और एक स्वर्ण युग की कल्पना, इनके बारे में पढ़ लिया। अब ग्रामीण लोग थे वो भी कंपनी से दुखी थे, और जो आदिवासी थे वो भी प्रताड़ित थे। तो अब वो क्या करेंगे, अब वो कंपनी के प्रति विद्रोह करेंगे, कंपनी को भारत से भगाने का प्रयास करेंगे। तो अपना 5वां अध्याय यही है कि जब जनता बगावत करती है, जब जनता क्या करती है, बगावत करती है, जब जनता ईस्ट इंडिया कंपनी के या अंग्रेजों के विरोध में खड़ी हो जाती है। 1857 और उसके बाद जो भारत में पहली क्रांति होती है 1857, उस समय क्या हुआ था और उसके बाद में कंपनी ने कौन कौन से सुधार लाए, अपन इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। यहां पर अपन देख रहे हैं चित्र 1 में दिया गया है कि सिपाही और किसान विद्रोह के लिए ताकत जुटाते हुए यह विद्रोह 1857 में उत्तर भारत के मैदानों में फैल गया था। इस प्रकार ये जो सैनिक थे वो क्या कर रहे थे, विद्रोह कर रहे थे और ताकत जुटा रहे थे। नीतियां और लोग, अब जो पिछले अध्याय में आपने ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों और जनता पर उसके प्रभाव के बारे में पढ़ा। अपन ने पढ़ा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी कौन कौन सी नई नई नीतियां लेके आ रही थी और जनता पर उसका क्या प्रभाव पड़ रहा था। इन नीतियों से राजाओं, रानियों, किसानों, जमींदारों, आदिवासियों, सिपाहियों सब पर तरह तरह से असर पड़ा। राजा थे, उन राजाओं के पास प्रेसिडेंट नियुक्त कर दिया, राजाओं के पास ताकत नहीं रही। रानियों पर प्रभाव पड़ा, किसानों पर प्रभाव पड़ा, किसानों से जबरन खेती करवाई जाने लगी। जो जमींदार थे, जमींदार की ताकत चली गई। आदिवासी थे, उनको जंगलों से निकाला जा रहा था या उनको एक जगह बसाया जा रहा था। सिपाही थे, उन पर भी प्रभाव पड़ रहा था। तो सब पर तरह तरह से असर पड़ा। आप यह भी देख चुके हैं कि जो नीतियां और कार्यवाही जनता के हित में नहीं होती हैं या जो उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाती हैं, उनका लोग किस तरह विरोध करते हैं। अब अगर वर्तमान सरकार भी कोई ऐसी नीति या कोई ऐसा कानून ले आती है जो स्थानीय जनता के हित में ना हो, तो अपन को पता है कि जनता बेशक उनका विरोध करेगी। तो यही उस समय हुआ। नवाबों की छीनती सत्ता, अब जो नवाब थे उनकी भी सत्ता धीरे धीरे जाने लगी। 18वीं सदी के मध्य से ही राजाओं और नवाबों की ताकत छीनने लगी थी। उनकी सत्ता और सम्मान दोनों खत्म होते जा रहे थे। जो नवाब थी उनकी ताकत छीनने लगी, उनकी जो सत्ता थी, उनका राज सिंहासन था वो और उनका सम्मान, अब उनकी अगर सत्ता चली जाएगी तो लोग उनका सम्मान थोड़े ही करेंगे। तो उनका सम्मान और सत्ता दोनों खत्म हो रहे थे राजाओं के। बहुत सारे दरबारों में रेजिडेंट तैनात कर दिए गए। अपन ने पढ़ा था रेजिडेंट कौन होता था, एक अंग्रेजों का भेजा हुआ दूत होता था जो हर रियासत में राजा के पास में रहता था और उस रियासत की प्रत्येक जानकारी को अंग्रेजों तक भेजा करता था। और राजा जो रियासत के महत्वपूर्ण फैसले थे वो भी कभी कभार रेजिडेंट ही करता था। स्थानीय शासकों की स्वतंत्रता घटती जा रही थी, उनकी सेनाओं को भंग कर दिया गया था। अब मैंने कहा था कि अगर कोई राजा है वो अंग्रेजों से संधि कर लेता है तो पहला ये चीज होती थी कि राजा अपनी स्वतंत्र सेना नहीं रख सकता। पहली शर्त ये होती थी कि राजा अपनी स्वतंत्र सेना नहीं रख सकता, इसीलिए उनकी सेनाओं को भंग कर दिया गया था। उनके राजस्व वसूली के अधिकार व इलाके एक एक करके छीन लिए गए थे। जो राजा होते थे वो पहले अपने इलाकों में से राजस्व वसूली करते थे, लेकिन अब राजाओं को तो बेदखल कर दिया और राजस्व वसूली कौन करने लगे, अंग्रेज करने लगे, ईस्ट इंडिया कंपनी करने लगी। बहुत सारे स्थानीय शासकों ने अपने हितों की रक्षा के लिए कंपनी के साथ बातचीत भी की। उदाहरण के लिए झांसी की रानी लक्ष्मीबाई चाहती थी कि कंपनी उनके पति की मृत्यु के बाद उनके गोद लिए हुए बेटे को राज सिंहासन सौंपे। अब कई जो स्थानीय शासक थे वो कंपनी के पास गए भी, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास गए भी कि आप हमारे हितों की रक्षा कीजिए, हम जो कह रहे हैं वो आपको करना पड़ेगा। जैसे कि अगर बात करें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तो वो कहती थी कि हाँ मेरे पति की मृत्यु तो हो चुकी है, लेकिन मैंने मेरे जिस बेटे को गोद लिया है आप उसको तो राजा बनाइए। लेकिन अंग्रेजों की नीति क्या थी कि अगर किसी रियासत में कोई राजा की मृत्यु हो जाती है और उसका कोई अपना पुत्र नहीं है तो वो रियासत सीधी ही अंग्रेजों के अधीन आ जाएगी। अब जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई कहती थी कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरा जो गोद लिया हुआ बेटा है आप उसको राजा बनाइए। लेकिन अंग्रेज ने कहा नहीं, ये हमारी नीति में नहीं है, अगर आपका असली बेटा है तो उसे राजा बना देंगे। तो इस प्रकार भारत के कई क्षेत्रों में विरोध होने लगे।
पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब ने भी कंपनी से आग्रह किया कि उनके पिता को जो पेंशन मिलती थी वह मृत्यु के बाद उन्हें मिलने लगे। अपनी श्रेष्ठता और सैनिक ताकत के नशे में चूर कंपनी ने इन निवेदनों को ठुकरा दिया। अब बात करें जो पेशवा बाजीराव द्वितीय था, उसका दत्तक पुत्र था नाना साहब। उसने कहा कि मेरे जो पिता को, बाजीराव द्वितीय को जो पेंशन मिलती थी, अब उनकी भले ही मृत्यु हो गई है लेकिन अब वो पेंशन मुझे दो। लेकिन अंग्रेजों ने उसे भी ठुकरा दिया। इस प्रकार अंग्रेज राजाओं के साथ में भी अत्याचार कर रहे थे, राजाओं की बातों को नहीं मान रहे थे। अब देखो अवध रियासत के बारे में पढ़ा था। अवध रियासत पहले आदि को कब्जे में लिया, फिर पूरी को कब्जे में ले लिया था। अवध की रियासत अंग्रेजों के कब्जे में जाने वाली आखिरी रियासतों में से थी। 1801 में अवध पर एक सहायक संधि थोपी गई और 1856 में अंग्रेजों ने उसे अपने कब्जे में ले लिया। अगर बात करें कि अंग्रेजों के कब्जे में जाने वाली आखिरी रियासत कौन थी, तो अवध। कौन सी रियासत थी? अवध। अवध रियासत थी। 1801 में अवध के साथ में संधि की गई और 1856 में अवध को कब्जे में ले लिया। गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान कर दिया कि रियासत का शासन ठीक से नहीं चलाया जा रहा है, इसीलिए शासन को दुरुस्त करने के लिए ब्रिटिश प्रभुत्व जरूरी है। अपन ने पढ़ा था कि ऐसी भारत की ऐसी कौन सी रियासत है जिसको अंग्रेजों ने यह कहकर अपने कब्जे में ले लिया कि वहां पर जो रियासत है उसका शासन ठीक से नहीं चला जा रहा है, जनता के साथ जबरदस्ती या जनता के साथ कोई भेदभाव किया जा रहा है। तो इसीलिए शासन को दुरुस्त करने के लिए हम ब्रिटिश सत्ता है, हमको अवध को कब्जे में लेना पड़ेगा। तो उन्होंने अवध को ऐसे कहकर कब्जे में ले लिया 1856 में। अब ऐसे कब्जे में ले लिया तो अवध के जो सिंहासन पर बैठे लोग थे, तो जनता थी, वो क्या सोचेगी? इस प्रकार हमारे राजा को बेदखल किया जा रहा है। कंपनी ने मुगलों के शासन को खत्म करने की भी पूरी योजना बना ली थी। अब कंपनी की योजना यह भी थी कि भारत में दिल्ली में बैठा जो मुगल शासक भारत का शासन चला रहा है, वो कंपनी चाहती थी कि उसको पूरी तरह से हटा दिया जाए। कंपनी द्वारा जारी किए गए सिक्कों पर से मुगल बादशाह का नाम हटा दिया गया। 1849 में गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान किया कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद बादशाह के परिवार को लाल किले से निकालकर उसे दिल्ली में कहीं और बसाया जाएगा। अब पहले तो जो सिक्के जारी किए जाते थे, उन सिक्कों पर मुगल बादशाह का क्या होता था? नाम होता था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, मुगल बादशाह का नाम भी उन सिक्कों के ऊपर से हटा दिया। और एक महत्वपूर्ण बात, हटा दिया तो हटा दिया, कोई बात नहीं, लेकिन प्रॉब्लम यहां पर खड़ी हुई कि 1849 में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने कहा कि साहब जो बहादुर शाह जफर है वो आपका अंतिम शासक है। बहादुर शाह जफर के बाद में हम जो बाकी वाले जितने भी मुगल है उनको लाल किले से निकालेंगे और कहीं दूसरी जगह शिफ्ट कर देंगे, मतलब राज सिंहासन खत्म। अब तो बहादुर शाह जफर के मन में क्या आएगा, यार मैं भी राजा हूं, राज सिंहासन पर बैठा हूं, इस प्रकार मुझे थोड़ा ही बेदखल किया जा सकता है। 1856 में गवर्नर जनरल कैनिंग ने फैसला किया कि वह बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे। उनकी मृत्यु के बाद उनके किसी भी वंशज को बादशाह नहीं बनाया जाएगा, उन्हें केवल राजकुमारों के रूप में मान्यता दी जाएगी। 1856 में गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। 1856 में गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। उन्होंने कहा कि साहब बहादुर शाह जफर है वो भारत के अंतिम बादशाह है, इनके बाद में किसी भी व्यक्ति को बादशाह नहीं बनाया जाएगा। हाँ, इनके जो बेटे हैं उनको राजकुमार का दर्जा दे देंगे। तो अब कितने प्रताड़ित थे, मुगल बादशाह प्रताड़ित थे, भारत के जो रियासती राजा थे वो प्रताड़ित थे, किसान थे वो प्रताड़ित थे, जनता थी, नवाब थे, सिपाही थे, सब प्रताड़ित थे। किसान और सिपाही क्यों प्रताड़ित थे? तो देखो, गांवों में किसान और जमींदार भारी भरकम लगान और कर वसूलने की सख्त तौर तरीकों से परेशान थे। जो गांवों में किसान और जमींदार भी परेशान थे, क्योंकि जमींदार अंग्रेजों के एजेंट नहीं थे। जमींदार तो ठीक है, पहले के समय में किसानों से छोटा मोटा कर वसूलते थे राजा के कहने पर, लेकिन अब क्या होता था, जमींदार पर थोप दिया गया कि तू अपनी जनता से कर वसूल कर हमको दे। अब जमींदार कहां से लाए? तो किसानों में से और जमींदारों से भारी भरकम लगान और कर वसूल के सख्त तौर तरीके, और अगर नहीं दे तो सख्त तौर तरीके और थे, उनको परेशान भी किया जाने लगा। बहुत सारे लोग महाजनों से लिया कर्ज नहीं लौटा पा रहे थे, इसके कारण उनकी पीढ़ियों पुरानी जमीन हाथ से निकलती जा रही थी। अब जब लगान नहीं दे पाते थे तो वो क्या करते थे, किसान
जो महाजन होते थे, बड़े लोग जिनके पास ज्यादा धन था, उनसे वो कर्ज लेते। अब जब फसल खराब हो जाती और वो कर्ज नहीं लौटा पाते तो उनकी जमीनें भी जाने लगी, वो महाजन उनकी जमीन को छीनने लगे। कंपनी के तहत काम करने वाले भारतीय सिपाहियों के असंतोष की अपनी वजह थी। अब कंपनी में जो काम करने वाले भारत के सिपाही थे, भारत के जो व्यक्ति थे, भारत के जो लोग थे जो कंपनी में सिपाही के तौर पर कार्य करते थे, उनको भी, उनकी भी अपनी परेशानी थी। क्या परेशानी थी? देखो, वे अपने वेतन, भत्तों और सेवा शर्तों के कारण परेशान थे। उनको जो वेतन दिया जाता था, जो भत्ते दिए जाते थे और उनको जो काम करवाया जाता था, उसके कारण वे परेशान थे। कई नई नियम उनकी धार्मिक भावनाओं और आस्थाओं को भी ठेस पहुंचाते थे। अब देखो, जो कंपनी थी उसमें शामिल होने वाले सिर्फ एक ही समुदाय के लोग तो नहीं थे, किसी एक ही धर्म के लोग तो नहीं थे। कई हिंदू थे, कई मुस्लिम थे, कई सिख थे, कई ईसाई थे। अब कंपनी उन सबको सम्मान रखना चाहती थी, लेकिन कंपनी ये सब नहीं कर पाई। और जब ये सब करने की कोशिश करती तो अलग अलग धर्म के लोग हैं, उनकी धार्मिक भावनाओं को आहत, उनको ठेस पहुंचती। क्या आप जानते हैं कि उस जमाने में बहुत सारे लोग समुद्र पार नहीं जाना चाहते थे? अब यह सबसे बड़ी चीज है कि उस समय, उस जमाने में जो लोग थे ना, वो चाहते थे कि हम समुद्र के पार नहीं जाएंगे, क्योंकि समुद्र के पार विद्रोहियों का देश है, वहां पर नरक है। ऐसे लोगों की धारणा थी। तो देखिए, उन्हें लगता था कि समुद्र यात्रा से उनका धर्म और जाति भ्रष्ट हो जाएंगे। जो भारत के लोग थे ना, उनको क्या लगता था? उनको यह लगता था कि अगर हम समुद्र को पार कर किसी दूसरे देश में जाएंगे ना, तो हमारा जो जाति है, हमारी जो धर्म है, वो क्या हो जाएगा? भ्रष्ट हो जाएगा। लेकिन अंग्रेजों को तो कहीं कहीं पर युद्ध लड़ना होता तो सैनिकों को वहां पर जाना पड़ता, तो सैनिकों को परेशानी होती कि साहब ये काम हम नहीं करेंगे। जब 1824 में सिपाहियों को कंपनी की ओर से लड़ने के लिए समुद्र के रास्ते बर्मा जाने का आदेश मिला, तो उन्होंने इस हुक्म को मानने से इनकार कर दिया। समुद्र के रास्ते से बर्मा म्यांमार ले जाना था कंपनी को, भारतीय सैनिकों को, लेकिन भारतीय सैनिकों ने मना कर दिया कि नहीं, हम समुद्र के रास्ते से बर्मा म्यांमार नहीं जाएंगे। क्यों? कि हम इसीलिए नहीं जाएंगे कि हमारे धर्म में यह उल्लेखित है कि अगर हम समुद्र पार जाएंगे तो हमारा धर्म है, हमारी जाति है, वो क्या हो जाएंगे? भ्रष्ट हो जाएंगे। उन्हें जमीन के रास्ते से जाने में एतराज नहीं था। सरकार का हुक्म न मानने के कारण उन्हें सख्त सजा दी गई। अब कईयों ने नहीं माना तो उनको सख्त सजा दी गई, क्योंकि यह मुद्दा अभी खत्म नहीं हुआ था। इसीलिए 1856 में कंपनी को एक नया कानून बनाना पड़ा। अब धीरे धीरे कंपनी को यह प्रॉब्लम होने लगी कि यार इस प्रकार तो ये जाएंगे ही नहीं। तो 1856 में उन्होंने एक कानून बनाया। इस कानून में साफ साफ कहा गया था कि अगर कोई व्यक्ति कंपनी की सेना में नौकरी करेगा तो जरूरत पड़ने पर उसे समुद्र पार भी जाना पड़ेगा। 1856 में कंपनी को अलग से कानून बनाना पड़ा। कब? 1856 में कानून बनाना पड़ा। 1856 में 1856 में कंपनी को अलग से क्या बनाना पड़ा? एक नया कानून बनाना पड़ा कि अगर आप कंपनी में या सेना में भर्ती होते हो तो आपको समुद्र पार भी जाना पड़ सकता है। तो देखो, लोग कितनी धार्मिक भावनाओं के पक्के थे कि साहब समुद्र पार तो नहीं जाने वाले। सिपाही गांवों की हालत से भी परेशान थे। बहुत सारे सिपाही खुद किसान थे, वे अपने परिवार गांव में छोड़कर आए थे, लिहाजा किसानों का गुस्सा जल्दी सिपाहियों में भी फैल गया। अब धीरे धीरे जब किसान परेशान होने लगे तो ज्यादातर वो जो सिपाही थे वो किसानों के बेटे थे, तो उनको लगने लगा कि यार हम तो ठीक है यहाँ पर बैठे हैं, लेकिन हमारे जो पिताजी हैं, जो किसान हैं, उनको अंग्रेज परेशान कर रहे हैं। तो इसीलिए भी सिपाहियों के मन में अंग्रेजों के प्रति एक जो विद्रोह की भावना थी वो फैल गई। अब धीरे धीरे राजा परेशान थे, किसान परेशान थे, नवाब परेशान थे, मुगल बादशाह परेशान थे, सिपाही थे वो परेशान थे। सबका अपना अलग अलग कारण था जिस कारण वो अंग्रेजों से परेशान थे। अब सुधारों पर प्रतिक्रिया। धीरे धीरे किस प्रकार अंग्रेज सुधार करने लगे, वो क्या चाहते थे? तो देखिए, अंग्रेजों को लगता था कि भारतीय समाज को सुधारना जरूरी है। अब अंग्रेजों को लगता कि यार इस प्रकार के भ्रम फैले हैं अंग्रेजों भारतीय लोगों में कि अगर हम समुद्र पार जाएंगे तो हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, तो भारतीय लोगों को सुधारना जरूरी है। वो सोचते थे कि हम कितने किलोमीटर दूर ये समुद्र का सफर करके भारत में आ गए, हमारा तो कोई धर्म भ्रष्ट नहीं हुआ, तो ये भारतीय लोग कितने अंधविश्वासी है, इनको सुधारना जरूरी है, भारत के समाज को सुधारना जरूरी है। सती प्रथा को रोकने और विधवा विवाह को बढ़ावा देने के लिए कानून बनाए गए। अब जो सती प्रथा थी और विधवा विवाह थे,
सती प्रथा मतलब अगर किसी आदमी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी जो पत्नी होती है उसको भी उसके साथ में अग्नि में जलना पड़ता है। यह प्रथा थी सती प्रथा। और विधवा विवाह, अब कई बार क्या होता है, अगर कोई महिला अपने पति के साथ में सती नहीं होती है तो वो विधवा कहलाती है। अब वो विधवा उस समय में दोबारा शादी नहीं कर सकती थी और लोग उसे डायन के समान मानते थे और उसका मुंह देखना पसंद नहीं करते थे। तो इस प्रकार की भारत में कुरीतियां थी, सती प्रथा थी, विधवा विवाह नहीं किया जा रहा था। इन सबको बढ़ावा देने के लिए कानून बनाए गए कि सती प्रथा को तो रोका जाएगा और जो विधवा विवाह है, जो औरतें विधवा हो चुकी है, उनको भी दोबारा विवाह करने का अधिकार दिया जाएगा। तो इस प्रकार के दो कानून, सती प्रथा को रोकने के लिए और विधवा विवाह को तो बढ़ावा देने के लिए कानून बनाए गए। अंग्रेजी भाषा की शिक्षा को जमकर प्रोत्साहन दिया गया। अब उन्होंने अंग्रेजी जो भाषा थी उसको भी प्रसारित करना चाहा। 1830 के बाद कंपनी ने ईसाई मिशनरियों को खुलकर काम करने और यहां तक कि जमीन व संपत्ति जुटाने का भी छूट दे दी। अब 1830 में अपन ने पढ़ा था ईसाई मशीनरी, जिनके संपर्क में कौन आया था, अपन ने चौथे अध्याय में पढ़ा था बिरसा मुंडा। वो ईसाई मिशनरियों के संपर्क में आया था और ईसाई मिशनरियों ने उसे बहुत सारी चीजें सुनाई थी कि आप ऐसे और आपको ये सुधार करना चाहिए। हाँ, उसके सुधार का भी प्रयास किया था। अब कंपनी ने जो ईसाई मशीनरी थे, ईसाई मशीनरी कौन होते हैं? जो ईसाई धर्म का प्रचार करते हैं। जैसे अपने यहां पर अगर कोई भागवत कथा या कोई भी अन्य आयोजन होता है, हरि कथा का आयोजन किया जाता है, तो उसमें क्या कहा जाता है? जो अपना हिंदू धर्म है, मुस्लिम धर्म है, या उन धर्मों का प्रचार किया जाता है। तो उस प्रकार जो ईसाई मिशनरी होते थे वो अपने धर्म का प्रचार करते थे। तो अंग्रेजों ने जो ईसाई मिशनरी थी उनको छूट दे दी कि आप अलग अलग स्थान पर जाओ, अपनी जमीन लो और अपने धर्म का प्रचार करो और लोगों को शिक्षित करो। क्या करो? शिक्षित करो। 1850 में एक नया कानून बनाया गया जिसने ईसाई धर्म को अपनाना और आसान हो गया। 1850 में कानून बनाया कि अगर कोई व्यक्ति ईसाई धर्म अपनाना चाहता है ना, तो उसके लिए कानूनों में कुछ छूट प्रदान की गई और एकदम आसानी से वो ईसाई बन सकता है। इस कानून में प्रावधान किया गया कि अगर कोई भारतीय व्यक्ति ईसाई धर्म अपनाता है तो भी पुरखों की संपत्ति पर उसका अधिकार पहले जैसा ही रहेगा। अगर कोई भारतीय व्यक्ति है, वो किसी दूसरे धर्म से है, सिख है, जैन है, हिंदू है, बौद्ध है, मुस्लिम है, अगर वो अपना धर्म छोड़कर ईसाई धर्म अपनाता है तो भी उसकी जो जमीन है, उसकी जो संपत्ति है, उस पर उसका अधिकार रहेगा। बहुत सारे भारतीयों को यकीन हो गया था कि अंग्रेज उनका धर्म, उनके सामाजिक रीति रिवाज और परंपरागत जीवन शैली को नष्ट कर रहे हैं। अब जब इस प्रकार की बातें की जाने लगी तो भारतीय लोगों को पता चल गया कि कुल मिलाकर ये अंग्रेज हमारे धर्म को भ्रष्ट करना चाहते हैं, इसलिए तो ये इस प्रकार की छूटें प्रदान कर रहे हैं और ये ईसाई मशीनरी है, ये जगह जगह जमीन ले रहे हैं। तो भारतीय लोगों के दिमाग में कुछ ठेस पहुंची कि ये हमारे धर्म को क्यों परिवर्तन करवाना चाह रहे हैं। दूसरी तरफ ऐसे भारतीय भी थे जो मौजूदा सामाजिक व्यवस्था में बदलाव चाहते थे। इन सुधारकों और उनके सुधार आंदोलनों के बारे में आप अध्याय 8 में पढ़ेंगे। अब अंग्रेज तो सुधार लाना चाहते थे, अपन को पता है सती प्रथा गलत थी, विधवा विवाह जो चीज थी वो सही थी। अंग्रेज तो सुधार लाना चाहते ही थे, इसके साथ में भारत के कुछ लोग भी इन प्रथाओं में सुधार लाना चाहते थे, क्योंकि ये सब प्रथाएं गलत थी, इनमें सुधार होना जरूरी था। तो इसके बारे में अपन अध्याय 8 में पढ़ेंगे कि भारत के कौन से समाज सुधारक थे जिन्होंने सुधार आंदोलन चलाए। अब जनता की नजर से, अब जनता के बारे में थोड़ी देख लेते हैं, ये क्या है। तो ये उत्तर भारत के बाजारों में सिपाही खबरें और अफवाहें फैलाते हुए, ये सिपाही ये बातें कर रहे हैं कि यार ये हो गया, यार ये हो गया, यार हमको बर्मा जाना पड़ेगा, हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। ये जैसे कि अगर हिंदू सिपाही है तो ये बोल रहे हैं कि अपने पास में मुस्लिम सिपाही बैठ के खाना खाएंगे। इस प्रकार की अफवाहें ये फैलाई जा रही है, मतलब कंपनी के विरुद्ध बातें की जा रही है। अब जनता की नजर से उस जमाने में लोग अंग्रेज शासन के बारे में क्या सोच रहे थे, इसका जायजा लेने के लिए आप स्रोत 1 और स्रोत 2 को पढ़ें। अब जो लोग थे वो अंग्रेज शासन के बारे में क्या सोच रहे थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों के बारे में क्या सोच रहे थे, तो अपन पढ़ते हैं। ये स्रोत 1 और स्रोत 2 है, बड़े इंपॉर्टेंट है कि यहाँ 84 नियमों की सूची, यहां महाराष्ट्र के एक गांव में रहने वाले ब्राह्मण विष्णु भट्ट गोडसे द्वारा लिखित पुस्तक मांझा प्रवास के कुछ अंश दिए गए हैं। यहां पर महाराष्ट्र का एक गांव है, वहां पर रहने वाले एक व्यक्ति है, ब्राह्मण है, विष्णु भट्ट गोडसे। कौन है?
विष्णु भट्ट गोडसे, उन्होंने एक पुस्तक लिखी मांझा प्रवास। क्या लिखी? उनकी पुस्तक का नाम है मांझा प्रवास। क्या नाम है? मांझा प्रवास। तो उसके कुछ अंश दिए गए हैं। विष्णु भट्ट और उनके चाचा मथुरा में आयोजित किए जा रहे एक यज्ञ में भाग लेने के लिए निकले। जो विष्णु भट्ट है और उनके जो चाचा है वो कहां जा रहे हैं? मथुरा। कहां जा रहे हैं? मथुरा में कोई एक कार्यक्रम है, कोई यज्ञ है, उसमें भाग लेने के लिए जा रहे हैं। विष्णु भट्ट ब्राह्मण है और उनके चाचा जा कहां रहे हैं? मथुरा जा रहे हैं। है कहां के? महाराष्ट्र के। विष्णु भट्ट लिखते हैं कि रास्ते में उनकी मुलाकात कुछ सिपाहियों से हुई, जिन्होंने उन्हें सलाह दी कि वे वापस लौट जाएं, क्योंकि 3 दिन के भीतर चारों तरफ कोहरा मच जाएगा। सिपाहियों ने जो कहा वो इस प्रकार था। अब जब वो जा रहे थे तो रास्ते में उनको कुछ सिपाही मिले। कौन मिले? सिपाही मिले। देखो, ये एक अंदरूनी खबर है 1857 की क्रांति के बारे में। किस प्रकार पहले ही लोगों को थोड़ी बहुत जानकारी हो चुकी थी कि जब वो जा रहे थे तो उन्हें सिपाही मिले और सिपाहियों ने कहा कि आप मथुरा मत जाओ। तो उन्होंने कहा, भाई क्यों नहीं जाए मथुरा? है, आप तो अंग्रेजों के एजेंट हो, हमको क्यों रोकना चाहते हो? आप अंग्रेजों के सिपाही हो। तो उन्होंने कहा कि हमारी बात ध्यान से सुनो, आने वाले 2-3 दिनों के भीतर भारी कोहराम मचने वाला है। क्या? भारी कोहराम मचने वाला है। तो वो समझ नहीं पाए। अब सिपाहियों ने किस प्रकार कहा? तो देखिए, अंग्रेज सरकार हिंदुओं और मुसलमानों के धर्म को नष्ट करने पर आमदा है। अब सिर्फ हिंदुओं ही नहीं, मुसलमानों का भी धर्म है। अंग्रेजों के हिंदू मुसलमान क्या, वो तो सबको समान रखना चाहती थी। अब कुछ ऐसी चीजें थी जिसको हिंदुओं को ठेस पहुंचता, कुछ ऐसी चीजें थी जिसको मुसलमानों को ठेस पहुंचता। तो उन्होंने कहा कि अंग्रेज सरकार है वो हिंदुओं और मुसलमानों के धर्म को नष्ट करने पर आमदा है। उन्होंने 84 नियमों की एक सूची बनाई है और कलकत्ता में सारे राजाओं और राजकुमारों की मौजूदगी में उसका ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों ने एक 84 नियमों की सूची बनाई है और कलकत्ता में सारे राजकुमारों को, सारे राजाओं को बुलाया है और उसका ऐलान कर दिया है कि ये इसमें नियम है। उन्होंने, मतलब सिपाहियों ने बताया कि राजा इन नियमों को मानने के लिए तैयार है नहीं है। उन्होंने अंग्रेजों को घातक परिणामों की चेतावनी दी है। अब उसमें ऐसे ऐसे नियम है, ऐसे ऐसे नियम है जो अपने बहुत विरोध में है। इसलिए अपने जो राजा है उन्होंने कहा कि साहब हम ये नियम नहीं मानेंगे। और उन्होंने अंग्रेजों को कहा कि अगर आपने ये नियम लागू कर दिए तो आपको इसके घातक परिणाम भुगतने पड़ेंगे। राजाओं ने कहा है कि अगर ये नियम लागू किए गए तो भारी उथल पुथल मच जाएगी, कि राजा भारी गुस्से में अपनी राजधानियों को लौट गए। तमाम बड़े लोग योजनाएं बना रहे हैं। जब इस प्रकार की चीजें हुई तो जो भारत के राजा थे वो उनको चेतावनी देकर आ गए कि अगर आपने ये 84 नियम लागू कर दिए तो भारी उथल पुथल मच जाएगी। और कहते हैं कि सारे राजा वहां से बिना कुछ कहे भारी गुस्से में वापस अपनी राजधानी लौट गए। और जो तमाम बड़े लोग हैं वो अंग्रेजों के खिलाफ में क्या बना रहे हैं? योजना बना रहे हैं। ये चीजें कौन कह रहे हैं? विष्णु भट्ट और उनके जो चाचा है वो, विष्णु भट्ट और उनके चाचा को कौन कह रहे हैं? सिपाही ये बातें कर रहे हैं। धर्म युद्ध के लिए तारीख तय कर ली गई थी और मेरठ छावनी से एक गुप्त योजना तैयार करके विभिन्न छावनियों में भेज दी गई थी। अब जो अपनी मेरठ छावनी है, आप जा कहां रहे हो? मेरठ। और मेरठ से तो हम शुरुआत कर रहे हैं। उन्होंने क्या कहा? धर्म युद्ध, अपना धर्म भ्रष्ट कर किया जा रहा है। अपने धर्म को बचाने के लिए धर्म युद्ध लड़ना पड़ेगा, धर्म युद्ध करना पड़ेगा। और उसकी तारीख भी तय कर ली गई है और मेरठ छावनी से एक गुप्त योजना तैयार करके विभिन्न छावनियों तक पहुंचाई जा रही है। ये किसने लिखा? विष्णु भट्ट गोडसे ने अपनी किताब मांझा प्रवास में लिखा कि इस प्रकार की सूचना हमें सिपाहियों ने दी। फिर एक और स्रोत दो, जल्द ही हर टुकड़ी में उत्तेजना छा गई। अब कैसे? उस दौर की एक और झलक सूबेदार सीताराम पांडे के संस्मरणों से मिलती है। एक सूबेदार था सीताराम पांडे, वो भी थोड़ी बहुत पुस्तकें लिखा करता था। सीताराम पांडे को 1812 में बंगाल नेटिव आर्मी में सिपाही के तौर पर भर्ती किया गया था। 1812 में जो बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी, नेटिव आर्मी, उसमें सीताराम पांडे को भर्ती किया गया। उन्होंने 48 साल तक नौकरी की और 1860 में वे सेवानिवृत्त हुए। कितने साल नौकरी की? 48 साल नौकरी की और 1860 में वे सेवानिवृत्त हो गए। मतलब जब 1857 की क्रांति हुई थी उस समय भी वो सूबेदार थे। उन्होंने बगावत को दबाने में अंग्रेजों की मदद की। हालांकि उनका बेटा भी विद्रोहियों के साथ था और अंग्रेज ने उसे सीताराम की आंखों के सामने ही मार डाला था। अब कहते हैं कि जो सीताराम था
इसने जब भारत के लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की, अंग्रेजों को देश से बाहर निकालने का प्रयास किया, तो सीताराम कहता है कि मैंने अंग्रेजों की मदद की, लेकिन जो मेरा बेटा था वो विद्रोहियों के साथ में था, वो भारतीय जनता के साथ में अंग्रेजों का विद्रोह कर रहा था। तो अंग्रेजों ने क्या किया, उसे पकड़ा और मेरे सामने ही मार डाला। अपने सेवानिवृत्ति के बाद उनके कमान अफसर नॉरगेट ने उन्हें अपने संस्मरण लिखने के लिए प्रेरित किया। एक कमान अफसर था नॉरगेट, उसने कहा कि तुम अपना संस्मरण लिखो, अपनी बीती हुई बातों को लिखो। सीताराम ने 1861 में अवधी भाषा में अपने संस्मरण लिखा, जिनका नॉरगेट ने अंग्रेजी में अनुवाद किया और फ्रॉम सिपाही टू सूबेदार, सिपाही से सूबेदार तक के नाम से प्रकाशित करवाया। अवधी भाषा में 1861 में सीताराम ने अपना संस्मरण लिखा और फिर जो कमान अफसर था नॉरगेट, उसने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया और इसको प्रकाशित करवाया, फ्रॉम सिपाही टू सूबेदार, सिपाही से सूबेदार तक। अब सीताराम पांडे के संस्मरण का एक अंश इस प्रकार है, उसने क्या लिखा ये देखिए। मेरा मानना है कि अवध पर हुए कब्जे से सिपाहियों के भीतर गहरा अविश्वास भर गया था और वे सरकार के खिलाफ साजिशें रचने लगे थे। उसने कहा कि जब अंग्रेजों ने अवध को कब्जे में ले लिया था ना, कि अवध का शासन तो सही ढंग से नहीं चलाया जा रहा है, इसलिए अवध को अंग्रेजों को अपने कब्जे में लेना पड़ेगा। जब इस प्रकार की गतिविधि की गई तो सिपाहियों के भीतर गहरा अविश्वास भर गया कि जबरदस्ती ये तो भारतीय इलाकों को अपने कब्जे में ले रहे हैं, और सरकार के खिलाफ उसी समय से साजिशें रचने लगे थे। अवध के नवाब और दिल्ली बादशाह के नुमाइंदों की सेना की नब्ज जानने के लिए पूरे भारत में भेज दिया गया। जो अवध के नवाब थे और दिल्ली बादशाह के नुमाइंदों को सेना की नब्ज जानने के लिए पूरे भारत में भेज दिया। अब जो अवध के नवाब थे और दिल्ली के बादशाह थे, उन्होंने दोनों ने आपस में बात की, अवध के नवाब और दिल्ली के बादशाह ने। उन्होंने कहा कि अपने कुछ लड़के तैयार करते हैं और उनको भेजते कहां है, जो विभिन्न सैनिक सावनिया है वहां पर भेजते हैं, और जो सैनिक है, जो भारतीय सैनिक है, उनसे कुछ बात लेते हैं कि क्या वो भी दुखी है कि नहीं है। अगर वो दुखी है तो अपन सब मिलकर विद्रोह कर देते हैं। देखो एकदम व्यवस्थित था। उन्होंने सिपाहियों की भावनाओं को और हवा दी। अब जब वो नुमाइंदे सिपाहियों के पास में गए तो सिपाहियों की जो भावना थी, सिपाही तो पहले ही परेशान थे, उनके धर्म को भ्रष्ट किया जा रहा था, तो उन्होंने उनको और हवा दी कि आपके जो पिताजी जो खेती करते हैं उनको भी अंग्रेज परेशान करने लगे और अपने जो पूजनीय राजा जी हैं, राजा जो की भी हटा दिया। इस प्रकार उनके जो सैनिक थे, उनके जो बात थी, उनको और हवा दी, उनको और उत्साहित किया। उन्होंने सिपाहियों को बताया कि विदेशियों ने बादशाह के साथ कितना बड़ा धोखा किया और बादशाह को हटाने पर तुले हैं। उन्होंने 1000 झूठ गढ़ डाले और सिपाहियों को अपने मालिकों अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करने के लिए उकसाया, ताकि दिल्ली में बादशाह को दोबारा गद्दी पर बैठाया जा सके। अब जो नवाब थे, दिल्ली के बादशाह थे, उन्होंने सिपाहियों को इतने झूठे मूठे इतनी बातें सुनाई कि जो सिपाही थे वो आग बबूला हो गए कि अंग्रेजों को तो आज भगाएंगे। उनकी दलील थी कि अगर आप सिपाही मिलकर काम करें और उनके सुझावों पर अमल करें तो सेना ऐसा कर सकती है कि हम तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आपके पास तो उपयुक्त हथियार है, अगर आप सभी मिलकर बगावत कर दो तो अपन अंग्रेजों को भारत से भगा सकते हैं। इस प्रकार ये एकदम व्यवस्थित चीजें थी। जो अवध के नवाब है, विभिन्न बादशाह है, जो अपने मुगल बादशाह है, उनके द्वारा ये चीजें करवाई जा रही थी। यहां पर अपन देख सकते हैं कि मेरठ में विद्रोह, सिपाही अफसरों पर हमला करते हैं, उनके घरों में घुस जाते हैं और इमारतों में आग लगा देते हैं। ये जो अंग्रेज है, ये अंग्रेज परिवार है, इनके घरों में घुस गए ये सिपाही और उनके घरों को क्या लगा दी, आग लगा दी, इमारतों को आग लगा देते हैं। स्रोत 2 का शेर। अब वो कहता है आगे सूबेदार कि संयोग से इसी समय सरकार ने हर एक रेजिमेंट के कुछ लोगों को नई राइफल के इस्तेमाल का तरीका बताने के लिए अलग अलग सामानियों में भेजा था। अब उन्होंने कहा कि संयोग ये हुआ कि इसी समय जब वो बादशाह के, मुगल बादशाह के एजेंट, अवध के जो नवाब थे उनके एजेंट विभिन्न सैनिक सावनियों में जा रहे थे, उसी समय क्या हुआ कि सरकार ने हर एक रेजिमेंट, प्रत्येक रेजिमेंट के कुछ लोगों को नई राइफल के इस्तेमाल का तरीका बताने के लिए अलग अलग सावनियों में भेजा। अब एक नई राइफल आई। अब नई राइफल को चलाना कुछ सिपाहियों को आता था, जैसे कि एक कोई रेजिमेंट ले लो, उस रेजिमेंट के सिपाहियों को पूरी बात सिखाई गई कि इस राइफल को इस प्रकार चलाना है। अब वो राइफल पूरे भारत में सभी सैनिक सावनियों तक पहुंचा दी गई, लेकिन अब उन सैनिकों को सिखाया कौन? तो जिस सैनिक सावनी के लोगों को इसके बारे में जानकारी थी ना, उनको बोला कि आप विभिन्न सैनिक सावनियों में जाओ और उन लोगों को राइफल के बारे में जानकारी दो।
अब अंग्रेजों ने तो सोचा कि ये राइफल के बारे में जानकारी देंगे, लेकिन अब वो जो सैनिक जा रहे थे वो बात करने लगे विद्रोह की। पहले ही तय कर लिया कि तू फलाने सैनिक सैनी में जा रहा है, उनको बता देना कि इतने तारीख को विद्रोह करना है। तू फलानी सैनिक सावनी में जा रहा है, वहां के जो सैनिक है उनको बोलना है कि इतने तारीख को विद्रोह करना है। अब ये चीजें होने लगी। इन लोगों ने जो कुछ समय तक सिपाहियों को प्रशिक्षण दिया, इसी दौरान न जाने कहां से यह खबर फैल गई कि इन राइफलों के इस्तेमाल में होने वाले कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी का लेप चढ़ाया गया है। अब ये जो सिपाही है ये नई राइफलों की जानकारी दे ही रहे थे, तभी इनके बीच में एक अफवाह फैल गई कि जो नई राइफल लाई गई है, इनके जो कारतूस है, इनके जो कारतूस है, इनके ऊपर गाय और सूअर की चर्बी का लेप चढ़ाया गया है। गाय को पवित्र मानते हैं हिंदू और सूअर को पवित्र मानते हैं मुसलमान। इन्होंने कहा कि गाय और सूअर की चर्बी का लेप, और कारतूसों को तोड़ना भी मुंह से पड़ता था। अब हिंदू तो मांस के आसपास से नहीं गुजरते, और उसके बाद में फिर गाय का मांस और उसको मुंह से तोड़ना हिंदुओं को बहुत बुरा लगा। मुसलमानों को यह काम सूअर के लिए करना बुरा लगा। हमारी रेजिमेंट के लोग दूसरे लोगों को लिखकर यह खबर भेजने लगे, और जल्द ही हरेक रेजिमेंट में उत्तेजना का माहौल बन गया। धीरे धीरे सब रेजिमेंट एक दूसरे रेजिमेंट तक यह खबर पहुंचने लगी कि इनमें गाय और सूअर का मांस लपेटा है। कुछ लोगों ने कहा कि उनकी 40 साल की नौकरी में सरकार ने उनके मजहब को चोट पहुंचाने के लिए कभी कुछ नहीं किया था, लेकिन जैसा कि मैंने पहले ही जिक्र किया था, अवध पर कब्जे के कारण सिपाही पहले ही गुस्से में थे। अब कुछ सिपाही कह रहे थे कि नहीं साहब, 40 साल हो गए नौकरी करते हुए, लेकिन अंग्रेजों ने आज तक ऐसा नहीं किया, लेकिन अब ऐसा क्यों करेंगे। लेकिन थोड़े बहुत वो परेशान थे। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों ने अवध पर कब्जा कर लिया था। मेन प्रॉब्लम अवध से शुरू हुई। अगर अंग्रेज अवध पर वो कब्जा नहीं करते तो शायद 1857 का विद्रोह नहीं होता। स्वार्थी लोगों ने फौरन यह कहानी गढ़ दी कि अंग्रेज तो सबको ईसाई बनाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने ऐसे कारतूस तैयार किए हैं ताकि उन्होंने इस्तेमाल करने से मुसलमान और हिंदू दोनों ही भ्रष्ट हो जाएं। अब कुछ जो स्वार्थी लोग थे, जैसे कि मुगल बादशाह थे, वो वापस गद्दी पर बैठना चाहते थे, अवध के नवाब वापस अवध को चाहते थे। अब उन्होंने ये खबर फैला दी कि बात तो ये है कि जो अंग्रेज है वो हिंदू और मुस्लिम का धर्म भ्रष्ट करवा के सबको अपन को ईसाई बनाना चाहते हैं, इसलिए ये काम किया जा रहा है। कर्नल साहब का मानना था कि यह बेचैनी जो उन्हें भी साफ दिखाई दे रही थी, इस बार भी अपने आप खत्म हो जाएगी, और उन्होंने मुझे घर चले जाने की हिदायत दी। और जो कर्नल साहब थे उन्होंने कहा कि यह तो जो बेचैनी है ये तो अपने साफ दिखाई दे रही है कि ये सब क्या है, प्रताड़ित है, तो आप क्या करिए, आप घर चले जाइए और यह तो अपने आप खत्म हो जाएगी। और उन्होंने मुझे घर चले जाने की हिदायत दी। ये कौन कहता है? सीताराम पांडे कहता है, फ्रॉम सिपाही टू सूबेदार। तो ये थी असली बात। अगर बात करें अपन 1857 की क्रांति की थी, उसकी शुरुआत कहां से हुई, कैसे लोगों में ये भावना फैली, तो ये मूल चीजें थी। ये उस समय के लोगों के द्वारा, उस समय का जो एक सिपाही था उसके द्वारा ये चीज लिखी गई। इसके द्वारा अपन को जानकारी इतने पुख्ता ढंग से और इतनी अच्छी जानकारी और इतनी सटीक जानकारी मिल सकती है। अब सैनिक विद्रोह था वो जन विद्रोह बन गया। सैनिक विद्रोह था वो क्या बन गया? जन विद्रोह बन गया। इसके बारे में अपन पढ़ेंगे अपनी अगली क्लास में कि जो सैनिक थे वो जब विद्रोह करने लगे तो सैनिकों का वो विद्रोह जन विद्रोह, मतलब लोगों के विद्रोह में भी परिवर्तित हो गया। लोग भी सैनिकों के साथ में सम्मिलित हो गए। लोगों को योजना नहीं दी गई, योजना तो बनाई गई सैनिकों के द्वारा, लेकिन धीरे धीरे भारत के स्थानीय लोग थे वो भी सैनिकों के साथ में किस प्रकार सम्मिलित हो गए, किस प्रकार सैनिकों के विद्रोह ने जन विद्रोह का रूप ले लिया और अंग्रेजों की जो इमारतें थी उनको एक बार तो हिला दिया था। अंग्रेजों को लगा कि अब तो भारत से जाना पड़ेगा, लेकिन फिर धीरे धीरे वो थोड़े बहुत सुधार करते हैं और भारतीय लोगों को फिर कब्जे में ले लेते हैं, दोबारा उनको डरा धमका के। इसके बारे में अपन पढ़ेंगे अपने अगले पार्ट के बारे में। तो ये अपना जो 5वां अध्याय है उसके बारे में चर्चा चल रही थी, उसका जो पहला पार्ट है वो अपन ने पढ़ लिया है। आशा करता हूं कि आपने पूरे जो अपना क्लास है उसको ध्यान से देखा होगा, और आप अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ इस क्लास को शेयर कीजिए और अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।